Hi guys, my name is Ravi Prakash. So I am back with today's topic, that is diversification and asset allocation. So let's look at one by one. If you look at this picture जो मैंने आपको दिखाया, एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं. तो ये जो बोलता है कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, इज वेरी ट्रू. पैसे पेड़ पे नहीं उगते, राइट. पैसे को आपको प्रिजर्व करके उसको इन्वेस्ट करके आपको ग्रो करना पड़ता है. आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज करना पड़ता है. इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इट सेज, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आज मैं जो भी इन्वेस्ट करता हूँ या जो भी पैसा कमा के इन्वेस्ट या सेव करता हूँ, तो आई शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू वन इंस्ट्रूमेंट, वन पर्टिकुलर एसेट क्लास. फॉर एग्जांपल, आज मैं सारा पैसा अपना रियल एस्टेट में लगा के रखता हूँ और मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैं पिछले 10 साल से कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पे मुझे ऑलरेडी 2020 में पैसे की ज़रूरत थी. बट आई वॉज नॉट अवेयर ये कोविड जैसा सिचुएशन आ जाएगा. तो मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसका ऑलमोस्ट 30-40% मेरा ग्रोथ कम हो गया है, जो मैंने पिछले 8-9 साल में रियल एस्टेट में अर्न करके रखा था. इवन आई वॉज गेटिंग रेंटल इनकम. दे आर मैनी रेंट इनकम इज नॉट कमिंग टू मी. मुझे वो पैसा नहीं आ रहा है, तो आई एम इन बिग ट्रबल गया, बिकॉज मैंने एक ही एसेट क्लास में पैसा लगा के रखा. और आई हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग इनटू बैंक्स. और जैसे वन ऑफ माई बैंक, मैंने पूरा ज़िंदगी भर का जो भी कमाई आता है उस बैंक में एफडी करके रखा, और मेरा जो सैलरी आता है सेविंग अकाउंट में ऐसी पैसा पड़ा हो. बाकी मैंने कहीं और डिफरेंट एसेट क्लास में नहीं डाला, या डिफरेंट सेम एसेट क्लास में डिफरेंट बैंक्स में नहीं डाला. और लेट्स से वो बैंक मेरा पीएमसी था, एंड व्हाट विल हैपन? माई मनी इज स्टक, राइट. सो डाइवर्सिफिकेशन प्ले अ की रोल टू मिनिमाइज योर रिस्क. एंड आपका रिस्क जब भी कम होगा जब आप उसको एक एज पर योर गोल, एंड आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, उसमें आप कितना अपना रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं. टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग विद दैट सेक्टर और कंपनी और बैंक. सो दैट इज वॉट ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, कि आप सारा पैसा एक ही बास्केट में मत रखें, डिफरेंट डिफरेंट में आप पैसा इन्वेस्ट करें. आप अगर म्यूचुअल फंड देखते हैं, आप अगर यूनिट लिंक प्रोडक्ट देखते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड और यूनिट में से इक्विटी वाला फंड सिलेक्ट करते हैं, सो दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज. वो किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं एज पर देयर पोर्टफोलियो. बट इक्विटी इज ए एसेट क्लास. वहाँ पे रिस्क है, टुमारो मार्केट फॉल्स डाउन, तो ऑब्वियसली दैट फंड विल गो डाउन. तो मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि टुमारो मार्केट गोज डाउन, कैन आई सेव माई मनी, कैन आई प्रोटेक्ट माई गेन्स. एटलीस्ट अगर मार्केट मुझे लग रहा है आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना गिरने ही वाला है, कोविड जैसा सिचुएशन आ रहा है, 42,000 से 28,000 एक दिन में नहीं किया, राइट. इट गोज डाउन स्लोली. जो भी 26-27,000 जो भी मार्केट गया, उसमें टाइम लिया लेकिन स्लोली गया. बट क्या मैंने ऐसी जगह लगाया जहाँ पे मैं अपने गेम्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? दैट इज वॉट रीबैलेंसिंग कम्स इन टू द पिक्चर, जो मैं आपको बाद में नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा. यानी एसेट एलोकेशन करना, मुझे अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करना पड़ेगा और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट थिंग्स में. सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन टू प्रोटेक्ट योर गेन्स. आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उसमें 3 चीज़ें जो मैंने आपको उसमें ऊपर चार्ट पे दिख रहा है आपको. फर्स्ट इज गोल्स, सेकेंड थिंग रिस्क टॉलरेंस, एंड थर्ड थिंग इज योर टाइम हॉराइजन. कि आज अगर कोई मैं हूँ और मुझे कोई मेरा लाइफ का गोल है, गोल जो फर्स्ट पॉइंट है कि मुझे अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग करना, बिकॉज आई एम इन वर्किंग प्राइवेट सेक्टर, और मुझे जैसे मुझे बच्चे की एजुकेशन का भी प्लानिंग करना है, और जैसे ही जस्ट फॉर 15-20 years डाउन द लाइन आई नीड सम कॉर्पस फ्रॉम माई चाइल्ड, or I'm thinking some to create a one fund or fund in need, maybe buying a new house or new car, going for foreign trip, or whatever life goals I have. उस गोल का रिस्क देखते हुए कि आज बच्चे की एजुकेशन पे, अगर मेरा बच्चे की एजुकेशन का प्लानिंग करना है, मुझे कुछ कॉर्पस चाहिए आफ्टर 10 या 15 years डाउन द लाइन, तो शुड आई इन्वेस्ट इन टू इक्विटी, शुड आई इन्वेस्ट इन टू गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स? वो मुझे अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा. आज मैं अपने म्यूचुअल फंड से, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान से, जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है उससे भी अपने बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग कर सकता हूँ. मैं ट्रेडिशनल प्लान से भी कर सकता हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई रिस्क एपेटाइट, माई रिस्क टॉलरेंस, माई टाइम हॉराइजन. मैं कितने साल तक उस एसेट क्लास में रिमेन इन्वेस्टेड रहूँगा.
एसेट एलोकेशन में मैंने आपको जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें एज फैक्टर दिख रहा है, तो ये सैंपल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आप 20 से 30 एज ग्रुप में तो आपको कितना स्टॉक्स में रखना चाहिए, कितना बॉन्ड्स में रखना चाहिए, कितना रियल एस्टेट में रखना चाहिए। सेम थिंग 60+ एज है तो कितना रखना चाहिए। बट दिस ऑल स्ट्रेटजी इफ यू लुक एट एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में आपका एज फैक्टर क्या है, आपका गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, यू कैन कस्टमाइज योर एसेट एलोकेशन अकॉर्डिंग टू योर एज and according to your profile. So what is asset allocation? Asset allocation अगर आप देखें diversification and asset allocation both are comes together, एक simultaneous ये process रहता है जो आपको करना चाहिए and because it varies. asset allocation की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप किस जगह पे अपना पैसा डालना है, इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है, कैश में डालना है, या फिर कोई स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है जहाँ पे आपको रेगुलर इनकम गारंटीड इनकम वैसा कुछ आना है, रेंटल इनकम आना है, प्रॉपर्टी में डालना है। तो एसेट एलोकेशन में भी स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, यानी मॉडल्स होते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ के मॉडल स्ट्रेटजीज को फर्स्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि आप लेट्स से आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, आपने कुछ स्टॉक्स में लगाया या किसी वन स्टॉक्स में लगाया, आपको पता है ये कंपनी आगे जाके 10 साल में 15 साल में ग्रो करने वाली है और एंड यू आर हैप्पी विद 8, 9, 10, 12% रिटर्न, वट एवर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट स्टॉक्स और फ्रॉम दैट ग्रुप ऑफ स्टॉक, डिपेंड कि आपने क्या लिया है। सो दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन, कि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है whenever market goes down, right? For example, let's say COVID situation when market was 42,000 and let's say you monitor the market, you understand the equity and all, finance का अच्छे से आपको knowledge है and you have that capacity to and understanding about when to do, when to exit, when to enter, or at least बेसिक नॉलेज तो जो लोग 42,000 पे था, लेट्स टेक आपका कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है या यूलिप में, तो आपको पता है कि उस कंपनी में मैं निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हुआ तो आप निकाल सकते हैं स्टॉक। सेम थिंग म्यूचुअल फंड यूलिप में देयर स्विचिंग ऑप्शन। तो लेट्स से 42,000 मार्केट था, मार्केट स्लोली इज कमिंग डाउन व्हेन कोविड cases were coming, lockdown was happening, so market was going down, the sentiment was very negative and it really impacted as a whole economy, right? Market was going down, तो उस केस में मोस्टली जिनको नॉलेज है they were using the tactical asset allocation. What they have done switching from equity to debt, they have protected their gains में इनका जो भी ग्रोथ हुआ, पैसा बढ़ा है पिछले 5-10 सालों में, वो फिर से झटके से कहते हैं 42 से 27, 28 जो मार्केट गया था बीच में, फिर से वही आ जाता जो पिछले 5 साल 6 साल पहले इन्वेस्ट किया था। तो एटलीस्ट वो ग्रोथ उनका उसमें ज़्यादा हैम्पर ना, दे हैव डन द स्विच और पीपल हैव सोल्ड द स्टॉक, दैट्स व्हाई मार्केट वाज गोइंग डाउन, पीपल वर सेलिंग द स्टॉक्स, दे अंडरस्टैंड कि भाई लॉकडाउन है, प्रॉब्लम होगा, तो पीपल वर सेलिंग, दे आर बुकिंग द प्रॉफिट, market was going down. So that's called tactical asset allocation. Same thing when market goes up. Recently, last 1 month, if you look at market was going up from somewhere I would say 25, 28. So between markets, I don't know the exact figure, but it goes to again 38,000 something in just 1 month's time period. So people then realize, तो जिन्होंने फिर again debt से equity में switch किया and they have made more profit out of this strategy. That's called tactical asset allocation. If you look at the third strategy in asset allocation, that is called capital protection. Capital protection is all about short term और आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मे बी यू आर इन्वेस्टिंग इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, तो आप वो कैपिटल प्रिजर्व वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालते हैं, राइट? और मे बी लेट्स से जस्ट सेम थिंग मार्केट, लेट्स से यूलिप में आपने स्विच किया इक्विटी से डेट, यू आर पार्किंग योर मनी फ्रॉम इक्विटी डेट फॉर सम टाइम टू प्रोटेक्ट योर गेन्स. When market gone down, again you are taking advantage, switching from debt to equity and buying stocks or units on a lower price. So that's capital protection you're doing, or you're protecting, or maybe you're keeping the capital in debt fund, little bit you're putting into equity. But normally capital protection is all about you want to protect your capital. जितना आपने इन्वेस्ट किया, अगर if you invested 1 lakh, एटलीस्ट मैं 1 lakh नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर का जो प्रॉफिट है वो मैं रिस्क में डाल सकता हूँ. थर्ड थिंग that is called balance asset allocation. Balance asset allocation, normally you invest into, I would say 50% equity, 50% debt. तो balance asset allocation बोल सकते हैं, और maybe 60% debt, 40% equity, or 40-60 vice versa, depend.
आपका कैसा, तो नॉर्मली जिनको कहते हैं ना इक्विटी में 100% रिस्क नहीं लेना है और 100% डेट में भी रखना है, दे वांट लिटिल बिट हाई, यानी मॉडरेट वाले जो लोग रहते हैं उनको मॉडरेट रिस्क चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत रिस्क चलेगा, मेरा एटलीस्ट 8 to 10% के बीच में रिटर्न आना चाहिए, better than bank deposits or maybe better than I would say bonds, but थोड़ा बहुत, तो उस केस में वो लोग यहाँ पे बैलेंस एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, समथिंग दे कीप इट इनटू स्टॉक्स और मे बी रियल एस्टेट, दे अगेन डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, लाइक यू नो डाइवर्सिफिकेशन या डिफरेंट एसेट क्लासेस में. Then if I talk about the fourth part, if you look at that, is called income asset allocation. So income asset allocation is all about, let's say you buy pension schemes और प्योर पेंशन जहाँ पे आपको एनुटी मिलता है, पेंशन आता है, राइट, तो वो जो आपको रेगुलर इनकम आता है, दैट्स कॉल्ड इनकम प्रोडक्ट्स. और मे बी यू हैव डन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, यू गेट monthly income from the bank, you know, interest, whatever you want, or you have done some stocks में शेयर्स में यू गेट डिविडेंड्स, मंथली डिविडेंड्स. तो ये सब आपके इनकम एसेट एलोकेशन है, यानी यहाँ पे ऐसी जगह पे पैसा पार्क कर दिया आपने, एफडी में भी रखा है, आपने इक्विटी में भी रखा है, डिविडेंड जहाँ से आ रहा है, और आपने पेंशन स्कीम में भी कुछ किया है, और मे बी नाउ डेज देयर आर सम, देयर आर मेनी, आई थिंक मेनी इंश्योरेंस कंपनी ऑफरिंग गारंटेड मंथली इनकम प्लान्स and guaranteed, non-guaranteed, both way, depends कि आपका risk appetite कैसा है. They also offer guaranteed plus variable, some, you know, depends on the bonuses what they declare in traditional products in insurance. So आपके different income streams हैं, एक FD से भी income आ रहा है, रेंटल भी आ रहा है, स्टॉक से डिविडेंड्स भी आ रहा है, और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से भी आ रहा है, और मे बी म्यूचुअल फंड में यू मस्ट बी SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल ऑप्शन, राइट, तो वहाँ से भी एक आप विड्रॉल कर रहे हैं. तो ये इनकम आपको डिफरेंट इनकम है, दैट्स व्हाट एसेट एलोकेशन आप कर रहे हैं. किसमें? इनकम में. एक लगा इक्विटी से नहीं आया तो एटलीस्ट मुझे एफडी से तो आएगा गारंटेड, समथिंग आई विल गेट. सो दैट इज व्हाट इज, यू नो, एसेट एलोकेशन. Last thing, growth asset allocation. Growth asset allocation, if you look at, it's like, you know, आप जो इक्विटी में, शेयर मार्केट में, या फिर म्यूचुअल फंड के इक्विटी के जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर यूलिप में इक्विटी में करते हैं, तो वो पैसा आपका री इन्वेस्टिंग होता है, यू नो, री इन्वेस्ट होता है, आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं. तो इट्स लाइक ए ग्रोथ स्टॉक्स, आप ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी मिड कैप, स्मॉल कैप भी हो सकता है. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको इफेक्ट मिलता है, और लॉन्ग टर्म इन हॉराइजन रहता है. And to summarize, if you look at the asset allocation and this diversification, it's a part of the overall strategy to make a wonderful portfolio, and so that you can minimize your risks and get the, you know, very good average return from overall portfolio.